साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो न्यूज़ टुडे शीर्षक से डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है उसको यहाँ पर देखेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा अर्थात नीट में अन्य पिछड़ा वर्ग अर्थात ओबीसी के लिए 27% आरक्षण कोटे को बनाए रखा है। उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2021-22 में नीट पीजी और नीट यूजी में प्रवेश के लिए अखिल भारतीय कोटा एआईक्यू सीटों में ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आरक्षण की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि आरक्षण योग्यता का विरोधी नहीं है, बल्कि यह योग्यता के वितरणात्मक परिणामों को विस्तार प्रदान करता है। वितरणात्मक न्याय क्या है? यह प्रतिस्पर्धी आवश्यकताओं और दावों वाले विभिन्न व्यक्तियों के मध्य सामाजिक सहयोग के भार एवं लाभों के उचित वितरण से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण को मंजूरी देने के लिए निम्नलिखित कारण बताए हैं। पहला, संविधान के अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 15(5) अनुच्छेद 15(1) के अपवाद नहीं है। यह अनुच्छेद स्वयं ही मौलिक समानता अर्थात मौजूदा असमानताओं की मान्यता सहित के सिद्धांत को निर्धारित करता है। थोड़ा सा आगे समझ ले पहले इसमें कि जो आर्टिकल 15 है ये धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर विभेद का प्रतिषेध करता है। ठीक है, तो इसमें आर्टिकल 15 के 1 में कहा गया है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। जबकि 15(5) में कहा गया है कि इस अनुच्छेद की अर्थात अनुच्छेद 15 में जो भी चीजें हैं तो इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खंड 2 की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्ग की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निर्वासित नहीं करेगी। ऐसा ही प्रावधान 15(5) में भी किया गया है कि इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड 6 की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए विधि द्वारा कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। ठीक है, तो ऐसा दिया गया। तो ये इस प्रकार से कहा जा रहा है कि 15(4) और 15(5) जो है ये 15(1) का आपका अपवाद नहीं है। मतलब जो 15(5)(1) में कहा गया है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा, इसका अपवाद नहीं है। दूसरा, एक खुली प्रतियोगी परीक्षा में मात्र प्रदर्शन के आधार पर संपूर्ण योग्यता का आकलन नहीं किया जा सकता है। यह परीक्षा अवसर की केवल औपचारिक समानता ही प्रदान करती है। तीसरा, एक परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त कर लेना मात्र ही योग्यता का आधार नहीं होता। योग्यता सामाजिक रूप से प्रासंगिक होनी चाहिए। इसकी समानता जैसे सामाजिक मूल्यों को प्रोत्साहित करने वाले एक उपकरण के रूप में फिर से कल्पना की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अजय भूषण पांडे समिति की सिफारिश को भी स्वीकार कर लिया है। समिति ने वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों ईडब्ल्यूएस के कोटा हेतु निर्धारित 8 लाख रुपए की आय सीमा को बनाए रखने की सिफारिश की है। नीट के बारे में थोड़ा बात करें तो नीट जो है देश भर में चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए आयोजित की जाने वाली एक कॉमन प्रवेश परीक्षा है। हालांकि इसके अंतर्गत देश भर में एक ही परीक्षा आयोजित की जाती है, लेकिन राज्य के मेडिकल या डेंटल कॉलेजों में सीटों का एक हिस्सा उसी राज्य के निवासी छात्रों के लिए आरक्षित होता है। शेष सीटें स्नातक में 15% और स्नातकोत्तर में 50% राज्यों द्वारा अखिल भारतीय कोटा एआईक्यू के लिए छोड़ दी जाती हैं। मेडिकल कॉलेजों में अखिल भारतीय कोटा के अर्थात एआईक्यू के भीतर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था वर्तमान शैक्षणिक वर्ष से लागू की जाएगी। आगे चलते हैं। अगला है ग्रामीण क्षेत्र विकास योजना निर्माण और कार्यान्वयन, जिसे शॉर्ट में RADPFI कहते हैं, के द्वारा संशोधित या के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो देखिए, इन दिशा निर्देशों को पंचायती राज मंत्रालय ने जारी किया है। संशोधित ग्रामीण क्षेत्र विकास योजना निर्माण और कार्यान्वयन दिशा निर्देशों के उद्देश्य गांवों के समग्र एकीकृत विकास के लिए स्थानीय विकास की योजना बनाना है। स्थानीय योजना की आवश्यकता क्यों है? तो देखिए, पहला, ग्राम पंचायतों में बिना योजना के स्थानिक विकास। दूसरा, विस्तारित शहरीकरण क्षेत्र। तीसरा, जनगणना कस्मों का उदय। चौथा, ग्राम पंचायतों के जीवन की गुणवत्ता और संधारिता में सुधार। पांचवा, सुधारों या कार्यक्रमों का एकीकरण, जैसे कि स्वामित्व कार्यक्रम, रूर्बन
कार्यक्रम या राज्य अधिनियमों में नवीन बदलाव और संशोधन तथा आपदा जलवायु परिवर्तन व लोकशील संहिताओं पर फिर से बल देना इत्यादि इन सारे कार्यक्रमों या सुधारों का एकीकरण करना। सतत विकास लक्ष्यों अर्थात एसडीजी से संबंधित कृषि जलवायु क्षेत्रों जोन से जुड़ने की आवश्यकता आदि के संदर्भ में जो है स्थानिक योजना की आवश्यकता है। नए दिशा निर्देश जो है वर्ष 2021 निम्नलिखित पर केंद्रित है। किस पर है? पहला, स्थानिक विकास योजना तैयार करने के लिए गांवों की टाइपोलॉजी पर ध्यान केंद्रित करना। इसके अंतर्गत गांवों की जनसंख्या, कृषि जलवायु क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, आपदाओं का घटित होना इत्यादि शामिल किया जाएगा इस टाइपोलॉजी में। सहयोगात्मक योजना निर्माण पर आधारित समुदाय के माध्यम से ग्राम कस्बा नियोजन योजना, विलेज टाउन प्लानिंग स्कीम बीपीएस, ग्राम स्तरीय योजना निर्माण के संबंध में 15वें वित्त आयोग को राज्य वित्त आयोग से जोड़ना तथा 73वें 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम तथा ग्राम पंचायत विकास कार्यक्रम जीपीडीपी के अनुसार रूरबन क्लस्टर ब्लॉक जिला योजना के साथ ग्राम पंचायत विकास का एकीकरण समेकन करना। स्थानिक डेटा बुनियादी ढांचे के माध्यम से ई गवर्नेंस में सुधार करना। आबादी क्षेत्र या भूमि रिकॉर्ड्स को जोड़ने के लिए ग्रामों का सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में तात्कालिक प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण, जिसको शॉर्ट में स्वामित्व कहते हैं, योजना तथा अन्य डिजिटल उपकरणों का उपयोग करना। साथ ही पर्यावरणीय लाभ और आपदा प्रबंधन के लिए योजना बनाना। तो ये जो नए दिशा निर्देश हैं इन चीजों पर केंद्रित होंगे। आगे चलते हैं। अगला है, राज्यों ने भारतीय प्रशासनिक सेवा अर्थात आईएएस के अधिकारियों की केंद्रीय नियुक्ति पर नियम परिवर्तन का विरोध किया है। तो देखिए, केंद्र ने भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग नियम 1954 में संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इसका उद्देश्य आईएएस अधिकारियों की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर अधिक नियंत्रण रखना है। वर्तमान में एक संवर्ग अर्थात कैडर अधिकारी संबंधित राज्य सरकार और केंद्र सरकार की सहमति से केंद्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार आदि के अधीन सेवा के लिए प्रतिनियुक्त किया जा सकता है। प्रस्तावित संशोधन क्या है? तो इसमें पहला है कि अब प्रत्येक राज्य सरकार को एक निश्चित संख्या में डेपुटेशन यानी प्रतिनियुक्ति के लिए विभिन्न स्तरों के योग्य अधिकारियों को उपलब्ध कराना होगा। यह संख्या एक निश्चित समय में राज्य कैडर के लिए आवंटित अधिकारियों की कुल संख्या और राज्य सरकार के पास उपलब्ध अधिकारियों की संख्या के मध्य अनुपात के आधार पर तय की जाएगी। दूसरा, यदि राज्य निर्धारित समय के भीतर केंद्र सरकार के निर्णय को लागू नहीं करती है तो अधिकारी को केंद्र सरकार द्वारा तय की गई तिथि से कैडर से कार्यमुक्त मान लिया जाएगा। तीसरा, यदि किसी विशेष परिस्थिति में जनहित में केंद्र सरकार द्वारा कैडर अधिकारियों की सेवा की आवश्यकता महसूस की जाती है तो ऐसी स्थिति में राज्य एक नियत समय के भीतर इसके निर्णयों को प्रभावी करेगा। राज्य इसका विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? तो राज्यों का तर्क है कि प्रस्तावित संशोधन सहकारी संघवाद की भावना के विरुद्ध है। साथ ही यह किसी आईएएस या आईपीएस अधिकारी की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति को वीटो करने या आपत्ति या अनापत्ति नोटिस जारी करने की राज्य की शक्ति को निष्क्रिय भी करता है। अब प्रश्न उठता है कि ये ऐसा कदम उठाया क्यों जा रहा है केंद्र के द्वारा? तो ये नियम इसलिए प्रस्तावित किए गए हैं क्योंकि केंद्र आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की अत्यधिक कमी का सामना कर रहा है। दूसरी ओर राज्य अपने कैडर अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति के लिए आसानी से मुक्त नहीं करना चाहते हैं। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अनुसार केंद्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व में आईएएस अधिकारियों की संख्या जो है वर्ष 2011 में 309 थी और यह वर्तमान में घटकर 223 रह गई है। आगे बात कर लेते हैं। भारत ने मॉरिशस में विभिन्न बुनियादी ढांचा एवं विकास परियोजनाओं की शुरुआत की है। तो भारत ने मॉरिशस में एक सामाजिक आवासन परियोजना का उद्घाटन किया है। तो ध्यान रखिए कहां पर किया गया है? मॉरिशस में किया गया है। इसके अतिरिक्त एक सिविल सर्विसेज कॉलेज और एक 8 मेगावाट के सौर बी फॉर्म परियोजना की आधारशिला रखी है। भारत और मॉरिशस ने दो समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए हैं। इनमें से एक के तहत मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए भारत मॉरिशस को $190 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट एलओसी प्रदान करेगा। दूसरे में छोटी विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया जाएगा। भारत मॉरिशस संबंध की बात करें तो यहां पे आप मैप में देख सकते हैं कि मॉरिशस आपका मेडागास्कर के बगल में है। ठीक है, यह आपका हिंद महासागर है, यह अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और यहां पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जा रहा है और यहां आप ऊपर ये इक्वेटर है और ऊपर मालदीव है। तो मॉरिशस की बात कर लेते हैं। मॉरिशस की आबादी में भारतीय मूल के लोगों का लगभग 70% हिस्सा है। दोनों देशों ने वर्ष 2021 में व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते CECPA पर हस्ताक्षर किए थे।
दोनों देशों ने सुरक्षा समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए हैं। इनमें एक डोर्नियर विमान और एक उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ध्रुव का हस्तांतरण भी शामिल है। भारत ने मॉरिशस को वर्ष 2016 में विशेष आर्थिक पैकेज के रूप में 353 मिलियन डॉलर का अनुदान दिया था। इसका उद्देश्य प्राथमिकता वाली परियोजनाओं को पूरा करना था। मॉरिशस का भारत के सागर विजन में एक विशेष स्थान है। सागर मतलब क्षेत्र में, इस क्षेत्र में, हिंद महासागर क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास। सागर विजन जो है एक सुरक्षित क्षेत्रीय ढांचे के निर्माण पर आधारित है। मॉरिशस पश्चिम एशियाई तेल क्षेत्रों तक संचार के महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों के निकट स्थित है, इसलिए भी इसकी महत्ता है। भारत मॉरिशस संबंधों में चुनौतियां क्या हैं? तो हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति और उसका प्रभाव, मॉरिशस के माध्यम से भारत में निवेश की राउंड ट्रिपिंग आदि का होना। आगे चलते हैं। केंद्र पर्यावरणीय मंजूरी देने में शीघ्रता के आधार पर राज्यों को रैंकिंग प्रदान करेगा। देखिए, पर्यावरण मंत्रालय राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरणों SEIAAS को उस गति के आधार पर रैंक प्रदान करने की योजना बना रहा है जिस गति से वह विकास परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करेंगे। राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण अधिकांश बुनियादी ढांचा विकास और औद्योगिक परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करते हैं। इसे मान्यता और प्रोत्साहन की एक पद्धति के रूप में स्वीकार किया गया है। साथ ही यह जहां आवश्यक हो वहां सुधारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य पर भी आधारित है। इसके मापदंडों की बात करें तो परियोजना के लिए पर्यावरणीय मंजूरी या विचारार्थ विषय टर्म्स ऑफ रेफरेंस की मांग करने वाले प्रस्तावों को स्वीकार करने में लगने वाले दिनों की औसत संख्या कितनी है, साथ ही ऐसी शिकायतों की संख्या जिनका निपटान किया जा चुका है और उन मामलों का प्रतिशत जिनके लिए साइट विजिट की जाती है। इसके अतिरिक्त उन मामलों का प्रतिशत जिनमें परियोजना प्रस्तावकों से एक से अधिक बार अतिरिक्त जानकारी मांगी गई है तथा नए या संशोधित विचारार्थ विषय 30 दिनों से अधिक पुराने होने पर की मांग करने वाले प्रस्तावों का निपटान प्रतिशत तथा नई या संशोधित पर्यावरणीय मंजूरी ये 120 दिनों से अधिक पुरानी होने पर की मांग करने वाले प्रस्तावों का निपटान प्रतिशत। तो ये कुछ मापदंड हैं जिनके आधार पर उनको रैंकिंग दी जाएगी। अब चिंताएं क्या हैं? तो चिंताएं ये हैं कि राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण जो है कि कामकाज पर समय सीमा आरोपित कर उनके प्राधिकार को कमजोर कर सकती है। यह जो प्रणाली है, रेटिंग प्रणाली पर्यावरण की रक्षा के लिए केंद्र सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी का उल्लंघन है। यह प्रणाली निर्णय लेने की प्रक्रिया में वैज्ञानिक सावधानियों की उपेक्षा करती है, क्योंकि हर कोई चाहेगा जल्दी जल्दी काम हो, रैंकिंग अच्छी करने के लिए। आगे चलते हैं। अन्य सुर्खियों में बात करें तो पहला है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कृषि पोषण वाटिका सप्ताह मनाया गया है। तो देखिए, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने जागरूकता अभियान के माध्यम से कृषि पोषण वाटिका सप्ताह मनाया। इस दौरान ग्रामीण घरों में कृषि पोषण वाटिका लगाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित भी किया गया है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का एजेंडा परिवार के पोषण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रत्येक ग्रामीण गरीब परिवार को कृषि पोषण वाटिका लगाने में मदद करना है। साथ ही इसमें जरूरत से ज्यादा उपज को आय सृजन के लिए बाजार में बेचा भी जा सकता है। इसका उद्देश्य पोषण संबंधी जागरूकता, शिक्षा और रहन सहन में बदलाव को बढ़ावा देने में मदद करना है। इससे पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करते हुए कुपोषण को दूर करने और घरेलू कृषि तथा पोषण वाटिका के माध्यम से पोषण युक्त कृषि को लागू करने में काफी मदद मिलेगी। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन गरीबों, विशेष रूप से महिलाओं के लिए मजबूत संस्थानों के निर्माण के माध्यम से निर्धनता कम करने के प्रयासों को बढ़ावा देने हेतु एक प्रमुख कार्यक्रम है। आगे बात करते हैं शेरपा की। तो देखिए, वर्ष 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक आभासी रूप से आयोजित की गई है। ब्रिक्स में आपके 5 देश हैं, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। शेरपा क्या होते हैं? तो एक शेरपा एक अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन जैसे कि G8, G20 आदि में सदस्य देश के नेता का निजी प्रतिनिधि होता है। यह शब्द नेपाली शेरपा से लिया गया है। ये हिमालय में पर्वतारोहियों के लिए मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं। वे एजेंडे का समन्वय भी करते हैं तथा आम सहमति बनाते हैं। इसके अतिरिक्त अपने नेताओं का पक्ष रखते हुए चर्चा में मदद करने के लिए शिखर सम्मेलन पूर्व परामर्शों में भाग लेते हैं। प्रति सदस्य देश के लिए प्रत्येक शिखर सम्मेलन में केवल एक शेरपा होता है। आगे बात करते हैं ऑपरेशन सर्द हवा की।
तो सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है। तो किसने शुरू किया है? सीमा सुरक्षा बल ने शुरू किया है। इसके तहत क्षेत्र में घने कोहरे के कारण होने वाली घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए चौकसी बढ़ाई जाएगी। यह ऑपरेशन 23 जनवरी से 28 जनवरी तक चलेगा। बीएसएफ प्रतिवर्ष गर्मियों में ऑपरेशन गर्म हवा और सर्दियों में ऑपरेशन सर्द हवा आयोजित करता है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। बीएसएफ के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। यह एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ है। यह केंद्र सरकार के अधीन कार्य करता है और गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। बीएसएफ को पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं पर तथा वामपंथी उग्रवाद आदि से प्रभावित क्षेत्रों में भी तैनात किया गया है। आगे बात करते हैं नमी की मात्रा, मॉइस्चर कंटेंट के बारे में। तो देखिए, केंद्र गेहूं व धान के लिए नमी की मात्रा, मॉइस्चर कंटेंट की सीमा को कम कर सकता है। इस कारण से नमी की मात्रा की सीमा को और नियंत्रित किया जा सकता है। नमी की मात्रा उत्पाद में निहित जल का भार है, इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। फसलों में नमी के अधिक होने का मुख्य कारण बेमौसम वर्षा, भंडारण की कमी तथा अधिक सिंचाई है। वर्तमान में किसानों को भारतीय खाद्य निगम को नमी की 12% की सीमा से अधिक नमी वाले गेहूं का स्टॉक बेचते समय न्यूनतम समर्थन मूल्य में कटौती का सामना करना पड़ता है। 14% से अधिक नमी वाले स्टॉक को अस्वीकार कर दिया जाता है। प्रस्ताव के अनुसार 12% से अधिक नमी की मात्रा वाले गेहूं के स्टॉक की खरीद मूल्य में कटौती के बाद भी नहीं की जाएगी। मतलब यदि ये कहा गया है प्रस्ताव में, यदि नमी जो है वो 12% से अधिक होगी तो गेहूं के स्टॉक की खरीद जो है मूल्य में कटौती करने के बाद भी उसको स्टॉक के लिए नहीं खरीदा जाएगा। आगे चलते हैं, आई लैब के बारे में बात करें तो आई लैब अपनी तरह की पहली मोबाइल डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी आई लैब है। यह आरटीपीसीआर और इल्सा दोनों टेस्ट करने में सक्षम है। आई लैब पूर्वोत्तर क्षेत्र के ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में कोविड टेस्टिंग की सुविधा प्रदान करेगा। यह एक जैव सुरक्षा इकाई है। इसका उपयोग टीबी, एचआईवी आदि जैसे अन्य संक्रामक बीमारियों के परीक्षण के लिए भी किया जा सकता है, इसलिए यह कोविड के बाद के समय में भी प्रासंगिक रहेगी। आगे बात कर लेते हैं ब्रह्मोस की। तो ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसके स्वदेशी घटकों में वृद्धि की गई है और प्रदर्शन में अत्यधिक सुधार किया गया है। हाल ही में इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल जो है भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित है। इसको स्थल, हवा, समुद्र और जल के भीतर से भी लॉन्च किया जा सकता है। मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था एमटीसीआर के नियमों के कारण मिसाइल की मूल मारक रेंज को 290 किलोमीटर ही रखा गया था। भारत वर्ष 2016 में एमटीसीआर अर्थात मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था में शामिल हुआ था। इसके बाद से इस सीमा को 450 किलोमीटर और बाद के चरण में 600 किलोमीटर तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया था। हाल ही में फिलीपींस ने भारत से मिसाइल के तट आधारित पोत रोधी संस्करण की खरीद के लिए $374.96 मिलियन के समझौते को मंजूरी दी है। सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की बात करें तो त्यागराज इनका जन्म 4 मई 1767 में और इनकी मृत्यु होती है 6 जनवरी 1847 को। त्यागराज जो है एक महान संत और संगीतकार थे। इनका जन्म तमिलनाडु के तंजावुर जिले के तिरुवायूर गांव में हुआ था। त्यागराज को कर्नाटक संगीत का अब तक का सबसे प्रसिद्ध संगीतकार माना जाता है। उन्होंने इस संगीत शैली का विकास उन्होंने जो कर्नाटक संगीत शैली है उसके विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने संगीत को ईश्वर के प्रेम का अनुभव करने के साधन के रूप में देखा। इस तरह संगीत का प्रदर्शन करते समय उनका एकमात्र उद्देश्य विशुद्ध रूप से भक्ति होता था। वह तेलुगु कर्नाटक संगीत के सबसे बड़े संगीतकार थे तथा इनके यदि व्यक्तित्व की बात करें, व्यक्तित्व के मूल्यों की, तो ये राम की भक्ति से संबंधित थे। इनकी प्रतिबद्धता, आध्यात्मिकता इनके कुछ व्यक्तित्व के मूल थे या गुण थे। आगे बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थान की, तो इसमें है तहाती। वैज्ञानिकों ने तहाती के तट पर विशाल गुलाब के आकार के मूंगे या कोरल को 3 किलोमीटर लंबी एक प्राचीन चट्टान की खोज की है। इस खोज से पता चला है कि महासागरों में कई और अज्ञात बड़ी मुगा चट्टानें हो सकती हैं। हालांकि अभी तक संपूर्ण समुद्र तल के लगभग 20% का ही अन्वेषण किया गया, अभी 80% बचा हुआ है। तहाती जो है ये तहाती द्वीप फ्रेंच पोलिनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, फ्रेंच पोलिनेशिया, जो कि हिंद महासागर क्षेत्र में है। ताहिती के पश्चिमोत्तर तट पर स्थित पैपीटे फ्रेंच पोलिनेशिया की राजधानी और प्रशासनिक केंद्र है। फ्रेंच पोलिनेशिया दक्षिण मध्य प्रशांत महासागर में फ्रांस का विदेशी राज्य क्षेत्र है और यह 5 द्वीप समूहों से मिलकर के
बना हुआ है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।